मॉनसून, साल का वो टाइम जब नेचर अपने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में ग्रो होता है। यही साल के वो कुछ महीने होते हैं जब अर्थ स्टार्टेड फीलिंग इटसेल्फ। माउंटेन्स, रिवर, फॉरेस्ट, फ्लावर्स, वैलीज फील फ्रेश, लाइवली एंड हैप्पियर देन एवर बिफोर। और ऐसी एक वैली सिचुएटेड है उत्तराखंड में, जहाँ एक दो नहीं बल्कि 500 प्लस से ज़्यादा वैरायटीज़ के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और ये है वेलकम टू द वैली ऑफ फ्लावर्स। और इसी के साथ यू गेट टू चांस टू विजिट वर्ल्ड्स मोस्ट हाईएस्ट गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब। अब ऋषिकेश उन शहरों में से एक है जिसे गेटवे ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। गंगा किनारे बसा ये खूबसूरत शहर अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए फेमस है। और आज का हमारा सफर भी कुछ ऐसे ही खूबसूरत गंगा किनारे बसे शहरों से होकर गुजरने वाला था। और ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल लैंडस्केप से होकर हम पहुंचते हैं आज की डेस्टिनेशन जोशीमठ। अब जोशीमठ में भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा या नरसिंह जी का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 900 ईस्वी में बनवाया था। और इस मंदिर की मान्यता यहाँ के लोकल लोगों के बीच काफी जुड़ी हुई है, क्योंकि शीतकालीन में भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद विष्णु जी की पूजा नरसिंह अवतार में अगले 6 महीनों तक इसी स्थान में की जाती है। और मंदिर से दर्शन करने के बाद हम ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की सीनिक ड्राइव करके गोविंद घाट पहुंचते हैं। अब गोविंद घाट वो जगह है जहां से हमें एक लोकल टैक्सी लेकर पुलना गांव पहुंचना होता है, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑल राइट एवरीवन, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक अनदर हाइकिंग वीडियो में। इस समय मैं पुलना में हूँ, जो कि बेस कैंप है वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब ट्रैक का। और जो आज तारीख है वो 30 जुलाई 2025 है। अगेन मैं ये अकेले हाइक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ सोलो हाइक। मेरे साथ उत्तराखंड के कुछ फेमस क्रिएटर्स हैं, जैसे कि सौरभ भाई को सभी जानते होंगे, सोल ट्रेल सौरभ भाई मेरे साथ हाइक कर रहे हैं। देन हमारे साथ है विनय भाई भी एक क्रिएटर हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास द ओजी मयंक नेगी। तो हम सब 4 लोग ये हाइक कर रहे हैं। चलते हैं अब यहाँ से, लेट्स गो गाइस। अब पुलना से आज की कैंप साइट घांगरिया तक का डिस्टेंस होने वाला था 9 किलोमीटर, जिसका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट था। मतलब ज़्यादा स्टीप नहीं, बस एक कांस्टेंट अपहिल चढ़ाई वाला रास्ता। और हाइक स्टार्ट करते ही हमारी नज़र जाती है दूर गिरते एक बड़े से वाटरफॉल पर। अब यार, क्योंकि हमने ये हाइक 2 बजे के आसपास लेट स्टार्ट की थी, तो ट्रेल पर काफ़ी कम लोग देखने को मिले हमें। और पिलग्रिम साइड होने की वजह से ये पूरा ट्रेल स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रीट लाइट और वेल डिफाइंड बनाया गया था। और कभी कभी ट्रेल पर मोबाइल नेटवर्क भी मिल जाएंगे, जिससे ये हाइक और भी कन्वीनियंट बन जाती है सोलो हाइकर्स के लिए। तो यार, पुलना से 2 किलोमीटर की हाइक के बाद एक बाज़ार टाइप का आएगा, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ से चढ़ाई शुरू होती है रिवर मीटिंग पॉइंट पर। थोड़ा सा चढ़ाई है, बट द बेस्ट पार्ट, धूप नहीं है तो अच्छा लग रहा है ट्रेल पे। जल्दी से पहुँचते हैं हम घांगरिया। अब यार, मानसून में हाइक करना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। लश ग्रीन फॉरेस्ट, फॉग में कवर्ड वैलीज, डेन फॉरेस्ट वॉक और वाटरफॉल,
इस हाइक में अब तक हम कई खूबसूरत वाटरफॉल एक्सपीरियंस कर चुके थे और ये बस शुरुआत थी। ऐसे काउंटलेस वाटरफॉल हमारा इंतजार कर रहे थे। इतने डे 1 का फर्स्ट हाफ कवर करने के बाद हम पहुंचते हैं भिंडार गांव, जो कि एक रिवर मीटिंग पॉइंट है। यहाँ वैली के लेफ्ट साइड से पुष्पावती और राइट साइड से काकभूसंडी मिलकर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा के ट्रिब्यूटरी सोर्स अलकनंदा में लक्ष्मण गंगा बनकर मिल जाती है। अब ब्रिज क्रॉस करने के बाद घांगरे तक की सारी चढ़ाई पुष्पावती नदी के साथ साथ आगे कंटिन्यू होने वाली थी और क्लाइंब थोड़ा स्टीप होने की वजह से हमारा हाइकिंग पेस थोड़ा स्लो होने लगता है और अब तक धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया था। तो यार अभी टाइम हो रहा है 7:30 और ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है और हम लोग यहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूर है और आई गेस वी आर द लास्ट जो अभी तक हाइक कर रहे हैं। थोड़ी सी थकान हो गई क्योंकि स्टीप है घांगरा का चढ़ाई। अब जैसे ही हम घांगरे के पास वाले लास्ट स्ट्रेच को क्रॉस करते हैं, थोड़ी ही दूर से कुछ लाइट दिखनी शुरू हो जाती हैं और करीब 8 बजे के आसपास हम फाइनली घांगरिया पहुँच जाते हैं। सो फाइनली हम लोग कमरे में पहुँच चुके हैं। घांगरिया हमने स्टे ले लिया है। अब जल्दी से सेटल होते हैं, डिनर करते हैं और कल सुबह मिलेंगे अब आपसे। अब घांगरिया लगभग 10,000 फीट की हाइट पर सिचुएटेड वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहब ट्रैक का बेस कैंप है और आप भी मेरी तरह हैरान रह जाएंगे जब इतनी हाइट पर लग्जरी होटल, जनरल स्टोर, मेडिकल शॉप, कैफे, वाईफाई, यहाँ तक कि मसाज की दुकानें देखेंगे। और यही पास में ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा भी है, जहाँ सभी के लिए रहने से लेकर लंगर प्रसाद जैसी सेवाएं भी मिल जाती हैं। All right everyone, so this is day 3 of Valley of Flowers hike। अभी घांगरिया से ब्रेकफास्ट करके हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे एक चेक पॉइंट है जहाँ से डाइवर्जन होता है हेमकुंड साहब और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो अभी जो भी कैमरा एक्सेसरीज हैं वो सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट चेक करेगा। देन वी आर सपोज टू एंटर इन द वैली फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए काफ़ी सारी परमिशन लगती है वहाँ पे, ड्रोन कैमरा वगैरह। बाकी वहाँ पहुँचते हैं मैं देखता हूँ क्या क्या लगेगा। अब आज का हाइकिंग ट्रेल 13 किलोमीटर का आउट एंड बैक रूट होने वाला था और गुरुद्वारे से लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पर एक डाइवर्जन पॉइंट आता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए और कुछ स्टेप्स बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट देखने को मिलेगा, जहां 250 रुपीज पर पर्सन नेशनल पार्क की एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। अब क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, इस वजह से वैली के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे। कैंपिंग इक्विपमेंट, ड्रोन, दुकानें, म्यूल जैसी चीजें वैली के अंदर अलाउड नहीं थी। अब यार मुझे लगा कि वैली के काफी अंदर जाके हमें फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन गेट से एंट्री लेते ही हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दिखने शुरू हो गए थे। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफी इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स लगाए हैं वैली के फ्लोरा एंड फौना के बारे में। ऐसे ही हाइक करते करते मेरी नज़र एक बोर्ड पे पड़ती है जहां वैली ऑफ फ्लावर्स की डिस्कवरी के बारे में बताया गया है। अब बात है 1931 की, जब एक फेमस ब्रिटिश क्लाइंबर फ्रैंक स्मिथ अपनी टीम के साथ माउंट कार्मेट एक्सपीडिशन से वापस लौटते वक्त रास्ता भटक जाते हैं। एक ग्लेशियर पास को क्रॉस करके वो भिंडार वैली में एंटर होते हैं और वैली में एंटर होते ही फ्रैंक स्मिथ और उनकी टीम ये लैंडस्केप देखकर हैरान रह जाती है। अपनी किताब वैली ऑफ फ्लावर्स में उन्होंने बताया, इससे पहले उन्होंने और उनकी टीम ने ऐसा खूबसूरत नज़ारा अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। उनकी नज़र जहाँ तक जा रही थी तो सिर्फ दिखाई दे रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। और अब ये स्टोरी पढ़कर मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था
इस लैंडस्केप को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, नदी का शोर भी तेज होता जा रहा था। इतने हाइक करते करते हम एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप के बीच पहुंच जाते हैं, जहां बड़े बड़े बोल्डर्स और चट्टानों से निकलती पुष्पावती नदी के ऊपर एक सीनिक ब्रिज बना हुआ था। अब ब्रिज क्रॉस करते ही हम पाइन और बर्च के डेंस फॉरेस्ट में एंटर हो जाते हैं, और ऐसे एम्बियंस में हाइक करने का मतलब था वॉकिंग थ्रू पैराडाइज। फिल्टर्ड सनलाइट के थ्रू फॉरेस्ट वॉक, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इन शॉर्ट, ये सब मिलकर हाइकिंग का काम, इमर्सिव और विजुअली स्टनिंग एक्सपीरियंस बना देते हैं। और किस्मत अच्छी रही तो हिमालयन फौना की कुछ रेयर स्पीसीज भी देखने को मिल सकती हैं। खैर, थोड़ी सी मॉडरेट क्लाइंब और कुछ किलोमीटर की हाइकिंग के बाद फॉरेस्ट सेक्शन क्लियर होने लगता है, और फाइनली हमें वैली की फर्स्ट साइट देखने को मिलती है। और इस सीजन में आपको हर थोड़े डिस्टेंस पर ड्रिंकेबल वाटर सोर्स भी मिलते रहेंगे। अब जनरली हिमालयस में मॉनसून हो या ना हो, दिन के 1 या 2 बजे के आसपास लगभग हर दिन मौसम खराब हो ही जाता है। लेकिन शायद दिन था आज हमारा, क्योंकि पीक मॉनसून होने के बाद भी हमें पूरी वैली क्लियर देखने को मिलती है। और इस पॉइंट पर पहुंचकर हम सब बहुत खुश थे, दिल से ग्रेटिट्यूड फील कर रहे थे। जो भी हमने अभी तक इस हाइक पर देखा या हमें मिलने वाला था। खैर, अब तक ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की हाइक के बाद हम एक बोल्डर पॉइंट तक पहुंचते हैं, जहां तक ऑलमोस्ट सारे हाइकर्स आते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन यहां से और 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लेडी जॉन मार्गेट की ग्रेव और पुष्पावती रिवर का स्नाउट और रिवर बेड मिलता है, और हम डिसाइड करते हैं वैली को आगे जाकर एक्सप्लोर करने के लिए। अब यार, इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत पार्ट मुझे यही जगह लगी। जैसे ही हम वैली में एंटर करते हैं, हमारे सामने कलरफुल वाइल्ड फ्लावर्स का एक खूबसूरत कारपेट मिलता है, और पूरी वैली में पिंक और पर्पल कलर के फ्लावर्स डोमिनेट कर रहे थे, जो कि कई स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए दिखाई दे रहे थे। और शायद ये वही जगह थी जहां फ्रैंक स्मिथ और उनकी टीम पहली बार पहुंचकर इस वैली को एक्सपीरियंस करते हैं। अब वैली ऑफ फ्लावर्स साल के सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए खुलता है, और उनमें से भी जुलाई और अगस्त ही वो मंथ है जब पूरी वैली वाइब्रेंट फ्लावर्स से भर जाती है, और इंटायर लैंडस्केप फ्लावर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, फ्लोरा की डाइवर्सिटी देखकर हम सरप्राइज हो जाते हैं। वैली में करीब 500 प्लस से ज़्यादा वैरायटीज के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। हर स्टेप के साथ डिफरेंट शेप, साइज और कलर्स के फ्लावर्स यहाँ खिले हुए थे। और अगर आप बॉटनिस्ट हैं तो ये जगह आपके लिए सेकेंड होम से कम तो नहीं होगी। और अब तक मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि इतने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और लैंडस्लाइड के बावजूद भी वैली में 500 प्लस वैरायटीज के फ्लावर्स खिलते हैं। बट इमेजिन आज से 80-90 ईयर्स पीछे जब फ्रैंक स्मिथ ने पहली बार इस अनएक्सप्लोर्ड वैली को डिस्कवर किया होगा, तो क्या ही लैंडस्केप रही होगी ये जगह। उस टाइम शायद नेचर अपने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होगा यहाँ। वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक प्रीशियस हेरिटेज साइट है। और अगर हम इस जगह को प्रिजर्व करके रखें तो नेचर अपने मोस्ट प्योर और ऑथेंटिक फॉर्म में यहाँ ग्रो कर सकता है। तो यार, हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स का जो मेन पॉइंट है जहाँ पे बोल्डर्स है वहाँ तक जाते हैं, पर हम थोड़ा आगे रिवर बेड तक जा रहे हैं। टाइम थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि 1 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। अगर आप भी हमारे जैसे ट्रैवल कर रहे हैं 1 बजे के बाद और ज़बरदस्त बारिश हो रही है, आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबडी टू गो फर्दर, क्योंकि
ज़बरदस्त बारिश होने की वजह से जो रास्ते में वाटर क्रॉसिंग्स है वो बढ़ जाती हैं। अभी 2 वाटर क्रॉसिंग ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। इमेजिन वापस आते आते बारिश हो गई और वाटर क्रॉसिंग बढ़ गई, हम बीच में ही फंस जाएंगे। हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सो मेक श्योर जा रहे हैं तो टाइम से जाएं, 1-2 बजे तक पहुँच कर वापस पहुँच जाएं। अगर बारिश हो रही तो अब तो जाएं ही मत। मौसम थोड़ा साफ था तो वी थॉट अब यहाँ तक आए चले जाते हैं। सो मेक श्योर आप हर चीज़ कैलकुलेट करके चलें। अब जल्दी से पहुँचते हैं रिवर बेड पे। अब वैली ऑफ फ्लावर्स हिमालयस के उन ट्रैक्स में से एक है जहां पहुंचकर आपको वापस जाने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा। हमें ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे हो चुके थे वैली में हाइक करते हुए, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि हाइक बस स्टार्ट ही की है हमने। मेरे साथ अक्सर हाइक्स पर होता है ये। कुछ लैंडस्केप इतने खूबसूरत और मैनिपुलेटिंग होते हैं कि दिमाग में कई बार थॉट्स आता है कि सब कुछ छोड़कर बस यहीं रुक जाते हैं। और अब फाइनली पिछले 2 दिनों से जिस नदी की हमें सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, आज हम उस नदी के स्नाउट तक पहुंचने वाले होते हैं। ऑल राइट जी, सो वी हैव मेड इट टू द लास्ट पॉइंट ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स। पुष्पावती रिवर बेड के बिल्कुल करीब आ चुके हैं हम लोग। वेदर हैज़ बीन सो काइंड, एक भी जगह बारिश नहीं मिली। सुबह से पूरा वेदर क्लियर था और पूरे लश ग्रीन मेडोज़ मिले, पाइन फॉरेस्ट मिला, फ्लावर्स ही फ्लावर्स मिले। मेरे पीछे जो आप ग्लेशियर देख सकते हैं, 3 ग्लेशियर्स का स्नाउट है। फ़िलहाल 3 या 4 बज चुके हैं और अब हमें वापस घांगरिया जाना है। तो ये ट्रैक यहीं ख़त्म नहीं होता। अभी घांगरिया जाकर कल हमें हेमकुंड साहब विच इज़ द हाईएस्ट गुरुद्वारा इन द वर्ल्ड, हम वहाँ जाने वाले हैं। तो अभी पैकअप करते हैं और मिलते हैं आपको डे 4 हेमकुंड से। अब घांगरे से हेमकुंड साहब तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, लेकिन इस क्लाइंब में सिर्फ कुछ ही घंटों में 4000 फीट का स्टीप एलिवेशन गेन होता है, जिसका मतलब था ट्री लाइन से सीधे अल्पाइन जोन में एंट्री। ऑल राइट एवरीवन, नमस्ते जी, एंड दिस इज़ डे 3 ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स एंड हेमकुंड हाइक। आज हम घांगरिया से हेमकुंड साहब जाने वाले हैं। स्टीप चढ़ाई मिलने वाली है, जिगजैग पूरा रूट होने वाला है। लकीली मौसम खुला हुआ है और सुबह के 7 बजे हमने हाइक स्टार्ट कर लिया है। अब जल्दी से चलते हैं ऊपर, वरना वाइट आउट हो जाएगा तो हमें गुरुद्वारा नहीं दिख पाएगा। अब यूजुअली वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड ट्रैक का नाम सुनते ही लोग ग्रीनरी और फ्लावर्स से कनेक्ट करते हैं, लेकिन डे 1 से ही आपको यहाँ बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं। और उनमें से ही एक है ये लक्ष्मण गंगा से निकलता है इस ट्रैक का सबसे बड़ा वाटरफॉल। अब कल के कंपैरिजन में आज सुबह से ही मौसम काफी क्लियर था, धूप खिली हुई थी और आसमान पूरा साफ था। और कल जिस वैली ऑफ फ्लावर्स को हमने बादलों में ढका हुआ देखा था, आज वही सुबह की धूप में कुछ ऐसी नजर आ रही थी। खैर, ज़्यादा देर तक हमारी किस्मत साथ नहीं देती और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। अब तक हम आधा रास्ता कवर कर चुके थे, लेकिन अब भी 3 किलोमीटर की टफेस्ट हाइक बाकी थी। और जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन करते जा रहे थे, लैंडस्केप भी बदलता जा रहा था।
सबसे पहले ट्री लाइन खत्म हो जाती है और धीरे धीरे हम अल्पाइन जोन में एंटर हो जाते हैं। अब यार हेमकुंड साहब तक का रास्ता इतना टफ है कि लगभग 30 से 40 हेयरपिन टर्न्स को क्रॉस करने के बाद आप हिमालयस के डिफरेंट इकोसिस्टम में एंटर हो जाते हैं, जहां ऑक्सीजन थिन हो जाती है और कभी भी मौसम बिगड़ जाता है। हाँ, सो फाइनली यार हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। एक पॉइंट आने वाला है जहाँ पे डाइवर्जन है, एक स्टीप सीढ़ियाँ मिलती हैं जहाँ पे कुछ 300-400 स्टेप्स होंगे, वो सीधे गुरुद्वारे जाता है, और एक जिगजैग वाला रास्ता है, वो थोड़ा लंबा है बट आप वहाँ से भी आ सकते हैं। और फाइनली बारिश रुक गई है, तो अब कैमरा से शूट होना शुरू हो चुका है और बस आधा एक घंटा रह गया, प्रॉब्ली आधा घंटा रह गया होगा यहाँ से। अब हम डिसाइड करते हैं लॉन्ग रूट ना लेकर स्टेयर्स वाला रास्ता लेने का, और एक कंप्लीट 300 स्टेप्स आपको गुरुद्वारे तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील नहीं होंगे क्योंकि लेक साइड से निकलता वाटरफॉल आपको कंटिन्यूसली दिखता रहता है। और अब तक हम ऑलमोस्ट 14,000 फीट की ऑल्टीट्यूड तक पहुंच चुके थे, जहां हमें हिमालयाज की कुछ बहुत रेयर स्पीसीज में से एक ब्रह्म कमल देखने को मिलता है। इस फ्लावर के आसपास के एनवायरनमेंट में एक बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी और फ्रेगनेंस आ रही थी। और फिर कुछ फाइनल स्टेप्स के बाद फाइनली हम पहुंचते हैं 14,000 फीट की हाइट पर सिचुएटेड वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब।